हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए एक लाइव पेपर सोल्यूशन जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ के टोटल 42 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप सभी का सही करने का टारगेट 42 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जैसा कि इस समय आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और फॉर्म भरने की भी तिथि चल रही है। लास्ट डेट 10 अप्रैल होने वाला है। तो जैसा कि आज 1 अप्रैल है, तो आपके पास केवल 9 दिन बाकी है फॉर्म भरने के लिए। तो अभी तक आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया तो जल्द से जल्द जाकर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। इस बार 2 मौके हैं आप सभी के पास आर्मी अग्निवीर में जाने के लिए, क्योंकि 2 पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 2 पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो 2 दिन आपको अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम देना होगा। जैसे आप आर्मी जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आर्मी जीडी का भी एग्जाम देना होगा, और आप ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करते हैं तो ट्रेडमैन का भी आपको एग्जाम देना होगा। जो सिलेबस है, तो इस बार सिलेबस क्या है भाई? जीके का 15 क्वेश्चन, मैथ का 15 क्वेश्चन, साइंस का 15 क्वेश्चन और रीजनिंग का 5 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का 100 नंबरों का आपका पेपर होने वाले हैं। और इस बार आर्मी अग्निवीर का एग्जाम जून आनवर्ड दे रखा है नोटिफिकेशन में, तो मान के चलिए आपका एग्जाम जून के लास्ट सप्ताह में हो सकता है। ओके दोस्त, तो साथ ही एक बात आपको आज क्लियर कर दे रहे हैं, जो डेली क्लास की टाइमिंग अब हमारी आएगी वो देखिए सुबह 8 बजे आएगी और दोपहर 12:30 बजे इसमें हम लोग लाइव क्लास लेंगे। और शाम को जो 6 PM या 4 PM पे हम क्लास देते थे, अब साथ ही शाम को 5:30 PM पे होगी और शाम को 7:30 PM पे। ये डेली क्लास की टाइमिंग कल से आपकी फिक्स होने वाली है दोस्त। ओके, तो आप इस टाइम पे तैयार रहेंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो चलिए आज एक लाइव पेपर सोल्यूशन करते हैं। तो लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न बताएंगे, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? बताइए, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? वर्तमान में कौन क्या है? 2 प्रश्न आर्मी अग्निवीर में आता है और इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है बताइए? तो मनोज कुमार सिन्हा, यानी पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? बताइए, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? फिनलैंड की, आइसलैंड, लिथुआनिया या लातविया की? हेलसिंकी तो फिनलैंड की राजधानी है। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सबसे बड़ा दून गठन कौन सा है? तो साथी, भारत में सबसे बड़ा दून गठन कौन सा इनमें से बताइए? तो देहरादून है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आप हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे, समझेंगे, प्लस एनालिसिस भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो साथी नर्मदा नदी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। बलबोआ किसकी आधिकारिक मुद्रा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। बताइए कि बलबोआ ये किसकी आधिकारिक मुद्रा है? पनामा की, बेलारूस, ऑस्ट्रेलिया की या ए और सी दोनों की? बलबोआ किसकी आधिकारिक मुद्रा है? तो साथी पनामा की है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका क्या हो रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त 6 स्वतंत्रताओं को कम किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 19 में प्रदत्त 6 स्वतंत्रताओं को क्या कम किया जा सकता है भाई? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जो अनुच्छेद 19 में प्रदत्त 6 स्वतंत्रता हैं, इनको भाई संसद द्वारा कानून बनाकर कम किया जा सकता है। यानी इस सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल के अंदर स्थित एकमात्र बौनाग्रह है? भाई सौर मंडल के अंदर स्थित है एकमात्र बौनाग्रह, वो कौन सा है? मेकमेक है, सिरेस है, प्लूटो है, होमिया है? प्लूटो पे आप मत जाइएगा, क्योंकि देखिए सौर मंडल की बात किया है, सौर मंडल के अंदर स्थित है एकमात्र बौनाग्रह, तो वो कौन सा है? तो भाई सिरेस है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा हेरोड डोमन मॉडल पर असंबंधित है? भाई इसमें से कौन सा हेरोड डोमर मॉडल पर असंबंधित है? प्राकृतिक विकास दर या गारंटी शुदा विकास दर, वास्तविक विकास दर या सामान्य विकास दर? बताएंगे सभी दोस्त। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामान्य विकास दर है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो साथ ही असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? बताइए किस आंदोलन से ट्रेंच कमीशन संबंधित है? तो भाई बेगू किसान आंदोलन से ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो साथ ही इस बार जिस भी जोन या एआरओ में आप फॉर्म को अप्लाई करें तो आप टारगेट लेकर चलिएगा। 50 क्वेश्चन में से लगभग 35 प्लस का टारगेट लेकर चलिएगा, क्योंकि 35 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हैं यदि लगातार 1 महीने भी आप तैयारी कर लेते हैं। क्योंकि यदि आप पिछले वर्ष का पेपर देखा होगा, चाहे आप 2020, 21, 22, 23, 24 का चारों साल का पेपर का एनालिसिस किया होगा, देखिए 20 में तो काफ़ी इजी सवाल आए थे, 21 में भी काफ़ी इजी सवाल आए, उसके बाद 22 में भी काफ़ी इजी सवाल आए थे, 23 में भी थोड़ा सा मीडियम बढ़ा, लेकिन 24 में फिर से साथ ही वही इजी सवाल आया। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं, तो देखिए और एनालिसिस कीजिए कि कैसे पिछले वर्ष में सवाल आते हैं, और इस बार भी बिल्कुल इसी की तरह आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी इनमें से? तो साथ ही गंगा नदी है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो अपनी तैयारी आप लोग लगातार करते रहेंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? तो सर जी जयपुर को कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14, सिलम लौह एवं इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थित है? सिलम लौह एवं इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो भाई ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे भारत के मैकियावेली के नाम से जाना जाता है? तो साथी भारत के मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है? तो चाणक्य को। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो साथी नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17, उद्धम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना नाम क्या बताया था? उद्धम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना नाम क्या बताया था? तो साथी मोहम्मद सिंह आज़ाद बताए थे। उद्धम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने क्रिकेट में आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है? बताइए भारत ने क्रिकेट में आईसीसी T20 की बात करा है, पुरुष वो भी विश्व कप कितनी बार जीता है? पहला तो साथी 2007 में जीता था पाकिस्तान को हराकर, MS धोनी जी की कप्तानी में। उसके बाद साथी दूसरा वर्ल्ड कप जो जीता हाल ही 2024 में जो बीता है, रोहित शर्मा की कैप्टन में, यानी हिटमैन शर्मा जी की कैप्टन में जीता है 2024 में, जो भाई देखिए अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था। फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराए थे, फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराए थे। तो कितनी बार जीते भाई? 2 बार जीते, यानी ऑप्शन देखिए यहाँ से भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोबियन ग्रह है? इनमें से एक जोबियन ग्रह कौन सा है? तो मेरे दोस्त वरुण एक जोबियन ग्रह होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20, रिंगित किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस या मालदीव की? रिंगित बताना है किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो साथी मलेशिया देश की राष्ट्रीय मुद्रा रिंगित है। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। प्लस मैथ और साइंस, मैथ प्लस साइंस और रीजनिंग के सवाल आप जरूर हल करेंगे। तो देखिए गुरु नानक जयंती को किसके नाम से भी जाना जाता है? भाई गुरु नानक जयंती को और किसके नाम से भी जाना जाता है?
बताइए क्या हो जाएगी सॉल्व का राइट आंसर। तो गुरु पूरब के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताएंगे। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। विटामिन B12 को और किसके रूप में भी जाना जाता है? बताइए आप लोग, विटामिन B12 को किसके रूप में भी और जाना जाता है? बायोटिन, थायमिन, नियासिन या साइनोकोबालामिन? विटामिन B12 को भाई साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। BCG वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? BCG वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? तो भाई टीबी के लिए दी जाती है BCG वैक्सीन। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक है? तो भाई इनमें से कौन सा संघनन बहुलक है? तो दोस्त याद रखिए डेक्रोन है। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26। इलेक्ट्रिक हीटर में तार की कुंडली किस तत्व से बनी होती है? आप बताइए, जो इलेक्ट्रिक हीटर होती है इसमें तार जो होती है इसकी कुंडली किस तत्व से बनी होती है? काफ़ी जी सवाल है, हर शिफ्ट में सवाल पूछ लिया जाता है ये। तो नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। काइटिन क्या है? तो मेरे भाई काइटिन क्या होता है? तो कठिन जटिल शर्करा होती है काइटिन। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो रहे हैं आपके बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। किसकी पोषण विधि पादप समभोजी है? भाई किसकी पोषण विधि पादप जो है वो समभोजी है? अमीबा, शेर, यूग्लिना या केचुआ का? तो यूग्लिना का जो विधि है पोषण पादप समभोजी है। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। मोनाजाइट रेत में नहीं होती है, यानी मोनाजाइट रेत में नहीं होती यानी थोरियम में नहीं होती है, या लैंथेनम, सेरियम या एक्टिनियम? बताइए इस सवाल का राइट आंसर। तो भाई मोनाजाइट रेत में एक्टिनियम नहीं होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो रहे हैं आपके बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या क्षार का प्राकृतिक रासायनिक सूचक है? तो अम्ल या क्षार का प्राकृतिक रासायनिक सूचक कौन है? तो लिटमस है। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। भारी जल का आणविक भार कितना होता है? तो मेरे दोस्त भारी जल का आणविक भार कितना होता है? तो 20 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। मरकरी यानी Hg धातु का मुख्य अयस्क कौन है? बताइए मरकरी धातु का मुख्य अयस्क कौन है? रॉक साल्ट है, सिनेबार है, कैलामाइन है या हेमेटाइट है? तो साथी सिनेबार है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। अब साथ ही यहाँ से हम लोग मैथ के सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले मैथ और रीजनिंग के सवाल आप हल करेंगे। तो पहला प्रश्न, वह संख्या चिन्हित करना है निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं, यानी ये रीजनिंग का सवाल है भाई। चलिए हल कीजिए। देखिए वह संख्या चिन्हित करना है जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है, जैसे 3, 5, 10, 13, 29, 43, 172 दे रखा है। बताइए इनमें से कौन सा भाई इन श्रृंखला में भिन्न है, अलग दिखाई दे रहा है? हल कीजिए, समझिए, उसके बाद राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्त हल किया जाए इस प्रश्न को। बिल्कुल सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे। पहले इस तरह का सवाल आएगा तो आप हर एक नंबर को ध्यान से देखेंगे। जैसे दोस्त देखिए क्या दे रखा है, 3, 5, 10, 13, 29, 43, 172 ये दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें 29 के बाद साथ ही यहाँ से 43 दे रखा है, 172 दिया है ना। तो अब देखिए इसमें क्या किया भाई, पहले तो देखिए 3 में देखिए पहले भाई स्टार्टिंग में 3 में पहले 2 जोड़ा है तो कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, है ना। फिर देखिए जो 2 जोड़ा है 3 में तो इसी को फिर से 5 में मल्टीप्लाई किया तो 10 बन गया। ओके दोस्त अब फिर देखिए
फिर इसमें यदि हम 10 में 3 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। 13 में यदि इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 39 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 29 दे रखा है, यही नहीं हो सकता। फिर साथ ही देखिए यदि हम इस 39 में यहाँ पे हम 29 को ना मान के यहाँ पे 39 में यदि हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा भाई, 39 में यदि हम लोग 4 को जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा भाई, 39 में पहले 4 जोड़ेंगे, 13 में पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 39, फिर 39 में यदि साथ ही हम लोग 4 को जोड़ देंगे तो भाई देखिए कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, है ना, 43 हो जाएगा। फिर 43 में यदि हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 चौका कितना हो जाएगा, 4 तेई 12 2 1 4 चौका 16 1 17 यानी 172। तो 43 में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 172 आंसर आ रहा है। तो इसमें साथ ही केवल 13 से जो 29 है ये समीकरण नहीं बैठ रहा है, तो इसका राइट आंसर ए हो सकता है। एक बार फिर से इस सवाल को आप लोग समझेंगे अच्छे से। जैसे देखिए प्रश्न क्या दे रखा है, 3 दिया है, 5 दिया है, 10 दिया है, उसके बाद 13 दिया है, 29 है, फिर उसके बाद 43 है, 172 है। देखिए इसमें क्या क्या है, पहले देखिए 3 में प्लस 2 जोड़ा है तो 5 बन गया, फिर 5 में इसी 2 को मल्टीप्लाई किया तो देखिए 10 बन गया है। उसी प्रकार यदि हम लोग इस 10 में 3 जोड़ेंगे तो देखिए 13 हो जाएगा, फिर 13 में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 39 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 29 दिया है। फिर साथ ही हम लोग इस 39 में इस समीकरण को हम पूरा करें, जैसे 39 है तो 39 में यदि हम लोग 4 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ से 43 आ जाएगा, फिर 43 में यदि हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 172 आ जा रहा है। यानी इस समीकरण में केवल भाई 29 देखिए ठीक नहीं बैठा है, 29 ठीक नहीं बैठा है, तो इसलिए हम लोग का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर पूछिए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है तो मन में एक भी डाउट नहीं रख कर जाना है कंप्यूटर पे पेपर देने जब भी आपका एग्जाम हो। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को बेजोड़ अक्षर समूह का चयन कीजिए। चलिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखिए 3 किसी न किसी रूप से तो एक समान होंगे लेकिन एक अलग होंगे। चलिए हल किया जाए इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहले हर एक अक्षर का नंबरिंग मालूम होना चाहिए, कोड मालूम होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आते हैं। जैसे हम लोग पहला ऑप्शन को उठाते हैं, यह देखिए दोस्त 12 नंबर का होता है, के होता है 11 नंबर का, जे होता है 10 नंबर का। तो देखिए भाई 12 से 11, 11 से 10 यानी -1 हुआ है पहले ऑप्शन में। फिर उसके बाद ऑप्शन बी को उठाएंगे। ऑप्शन बी देखिए जी है भाई 7 नंबर होता है, एफ होता है 6 नंबर, ई होता है 5 नंबर। तो इसमें भी देखिए 7 से 6, 6 से 5 यानी इसमें भी -1, इसमें भी -1 हुआ है। अब इसके बाद ऑप्शन सी को उठाएंगे। तो देखिए ऑप्शन सी में पहला सी क्या है, सी है, सी जो कि 3 नंबर का होता है, बी 2 नंबर का होता है और ए 1 नंबर का होता है। ए मैं लिख रहा हूँ 1 नंबर का। तो देखिए 3 से 2, 2 से 1 यानी इसमें भी -1 और इसमें भी -1। सिंपल भाई देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में -1 का सीरीज चल रहा है। अब ऑप्शन डी को भी चेक करते हैं भाई। जैसे देखिए टी देखिए आपका 20 होता है, आर होता है 18 और पी होता है 16, लेकिन साथ ही इसमें देखिए 20 से 18 कर दिया, 18 16 यानी भाई -2 का कर दिया है। 20 में से 2 घटाएंगे 18, 18 में से 2 घटाएंगे 16। लेकिन भाई और सभी ऑप्शन देखिए -1 चला था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में, लेकिन ऑप्शन डी में तो भाई -2 का सीरीज चल के कोड बनाया है। तो इसलिए डी क्या हो जाएगा भाई, बेजोड़ हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा इन तीनों ऑप्शन से। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। जैसे देखिए यदि @ का अर्थ योग है, भाग का अर्थ गुणा है, डॉलर का अर्थ भाग है और हैशटैग का अर्थ घटाना है, तब निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समीकरण दे रखा है, हर एक साइन का मतलब आपको प्रश्न में दे रखा है, तो आपको हर एक जगह रखना है साथी जो जो मान दिया है। तो चलिए इस समीकरण को हम लोग पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जो जो प्रश्न बोला है, जो जो साइन दिया है, जिसका जिसका अर्थ दिया है उसको हम इस समीकरण में रखेंगे। जैसे देखिए पहला 29 है, 29 के बाद देखिए @ है, तो @ का अर्थ क्या है प्रश्न में योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो 128 हो जाएगा, हमने @ की जगह जोड़ रखा। फिर उसके बाद देखिए 128 के बाद देखिए डॉलर है, तो डॉलर का अर्थ देखिए भाई भाग दिया है, तो डॉलर की जगह हम लोग भाग रखेंगे, कितना है भाई 16 है। 16 के बाद देखिए परसेंटेज है,
परसेंटेज का अर्थ देखिए भाई, परसेंटेज का अर्थ गुणा है, तो परसेंटेज की जगह हम लोग गुणा रखेंगे, 7 हो जाएगा। 7 के बाद देखिए यहाँ पे हैशटैग है, हैशटैग का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में, हैशटैग का अर्थ भाई घटाना दिया है, तो हैशटैग की जगह हम लोग घटाना रखेंगे 22। अब साथ ही हमारा समीकरण बिल्कुल पूरी तरह से बन चुका है हल करने के लिए। अब आप लोग बॉडमस की नियम लगा के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए हल कीजिए आप लोग फटाफट इस सवाल का, क्या आएगा आंसर। तो सबसे पहले आप क्या हल करेंगे, इसमें डिवाइड हल करेंगे। तो भाई देखिए 29 के बाद प्लस 16 और 128 कितना हो जाएगा, 16 7 112, 16 8 128, यानी 8 बार में आएगा भाई। जब 16 का भाग आप लोग 128 में करेंगे तो 16 8 जा 128 होता है। फिर उसको देखिए इंटू 7 माइनस 22 है। अब किसकी बारी आएगी, मल्टीप्लाई की, तो 29 प्लस 8 7 जा कितना होता है 56 माइनस 22 है। अब देखिए प्लस की बारी, यहाँ से 29 प्लस 56 कितनी हो जाएगी, 9 6 15 का 5, 5 2 7 1 8, 85 माइनस 22 कितना होगा दोस्त, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 8 में से 2 घटाएंगे 6, यानी 63 होगा। 85 में से 22 घटाएंगे तो 63, यानी ऑप्शन देखिए सी दे रखा है। तो 35 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो ये प्रश्न ऐसे होगा हल होगा। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपने बहुत अच्छी तरीके से हल किया होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 36 को हल करें। देखिए 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस प्रश्नवाचक बराबर 15 स्क्वायर दे रखा है। तो ये प्रश्न आप लोग कैसे हल करें, चलिए दोस्त हल करिए आप लोग। 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो साथ ही हम प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे यदि हम लोग x मानकर हल कर लेते हैं तो काफ़ी बेटर हो सकता है। चाहे प्रश्नवाचक चिन्ह को मानिए चाहे आप x को मान कीजिए, मान तो भाई इसी का लाना है हमें। उसके बाद इक्वल टू 15 स्क्वायर दिया है भाई। अब चलिए हल किया जाए, तो सिंपल सवाल है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, यानी 196 होता है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस x का मान हमसे पूछा गया 15 की स्क्वायर भाई 225 होता है। कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक तो भाई हर एक नंबर का स्क्वायर और क्यूब तो मालूम होना चाहिए। उसके बाद दोस्त 196 में से यदि हम 49 को घटाएंगे तो कितना होगा हमारा, तो यहाँ से 147 बचेगा। 147 प्लस x बराबर 225। जब हम साथ ही x की वैल्यू इधर लाएंगे, जब 225 अब 147 को इधर लाएंगे तो माइनस में होगा भाई, क्योंकि इधर प्लस है, जब उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 225 में से 147 निकालना हमें, कितना आएगी। तो भाई देखिए 225 में से 147 यानी 15, एक 5 में से 7 घटेगा नहीं भाई, क्योंकि 5 छोटा है 7 बड़ा है, तो एक उधार देगा 2, 15 में से 7 घटेगा 8। फिर उसके बाद देखिए यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बीच में है 4, यानी 11 में से 7 ही, फिर ये 2, फिर 1 को देगा तो 11, 11 में से 4 घटेगा 7। अब देखिए इधर 1 बचा और इधर 1 बचा, यानी 0, यानी 78 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी दोस्त, हमारी 18 आएगी, यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह की जब कितनी आएगी आंसर 18 आएगी। तो देखिए 18 सी ऑप्शन दे रखा है। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप 225 में से 147 को घटाएंगे तो 78 आंसर आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 को, प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। चलिए बताइए प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो भाई फार्मूला आपको मालूम है कि नहीं, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत फार्मूला क्या होता है बताइए। n प्राकृतिक संख्याओं का औसत फार्मूला क्या होता है भाई, तो फार्मूला होता है n+1/2 और n आपका यही 43 रहेगा, बस आपको रखना है इसकी जगह, उसके बाद जोड़कर भाग दे देना है। n की जगह भाई 43 दिया है, प्लस 1 है बटे में 2, तो 43 से कितना होता है 44, 44/2 यानी 2 का भाग 44 में देंगे तो भाई 22 हो जाएगा। यानी प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा दोस्त, 43 होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम आपसे पूछ दें कि भाई प्रथम 59 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सिंपल भाई n+1/2, ये फार्मूला आप पकड़ेंगे, n की जगह 59 रखेंगे यानी 59 + 1/2, तो 59 एक 60, 60/2 यानी 30 हो जाएगा। तो प्रथम 59 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, 30 हो जाएगा।
फिर साथ ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हम आपसे पूछ दें कि प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है, n + 1/2। तो n की जगह 99 रखेंगे, +1 करेंगे, बटे 2 कर देंगे, तो 99 एक कितना होता है 100/2, यानी कितना हो जाएगा भाई 50 हो जाएगा। यानी प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा भाई, तो 50 आंसर होगा। तो एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे दोस्त कि आप बताइए कि प्रथम 103 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। कमेंट में इस सवाल का राइट आंसर आप सभी साथी बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। एक कोटा का अंकित मूल्य 15,000 रुपये था, लेकिन उसे 13,500 रुपये में बेचा गया, उस पर दी जाने वाली छूट प्रतिशत कितनी होगी। तो साथी एक कोटा का अंकित मूल्य भाई देखिए 15,000 रुपये था, लेकिन उसे 13,050 रुपये में बेच दिया गया, तो उस पर दी जाने वाली छूट प्रतिशत कितनी होगी। सबसे सिंपल सवाल यही होता है मेरे दोस्त। जैसे देखिए पहले एक कोटा का जो अंकित मूल्य था तो भाई 15,000 रुपया था, इसे कितने रुपए में बेच दिया गया, तो भाई 1,500 रुपये में बेच दिया गया। यानी 15,000 रुपया कोई सामान आप खरीदे, यदि आप इसे 13,500 रुपये में बेच दे रहे हैं तो आपको घाटा तो लग रही है ना। मान के चलिए आप कोई 10 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, आप उसे 5 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो आपको घाटा कितना लगा भाई, 5 रुपये घाटा लगा कि नहीं। तो इसका प्रतिशत पूछ दिया जाए तो यदि हम आपसे पूछ दें कि 10 रुपये आप कोई सामान खरीद रहे हैं, 5 रुपये का बेच दे रहे हैं, तो आपको इसमें क्या छूट या घाटा लगेगी। तो देखिए इसमें तो पहले तो 5 रुपये घाटा लगेगी। किससे घाटा लगेगी, जिससे आप खरीदें, यानी 10 रुपये घाटा लगे। तो इसको हमेशा बट्टे में रखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए सिंपल 100 का गुणा कर देते हैं। अब इसको हल कर दिया जाए, जैसे 5 × 5, 5 दूना 10 और 2 का से 100 में काटेंगे तो है 50। यानी भाई यदि आप कोई सामान 10 रुपये खरीद रहे हैं, 5 रुपये बेच रहे हैं, तो आपको कितना भाई हानि होगा, तो 50% का हानि होगा, सिंपल सा। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी ये है भाई, जैसे एक कोटा का अंकित मूल्य 15,000 रुपया था मेरे दोस्त, लेकिन उसे 13,500 रुपये में ही बेचा गया, तो उस पर दी जाने वाली छूट प्रतिशत कितनी थी। तो दोस्त जैसे देखिए 15,000 में से 13,500 घटाएंगे तो कितना होगा, 1,500 रुपया होगा, है ना दोस्त। तो 1,500 रुपये इसको घाटा लग रहा है। तो किससे लग रहा है भाई, इस 15,000 रुपये लग रहा, 15,000 रुपये से लग रहा है। तो इसको नीचे 15,000 बटे में करेंगे, प्लस 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 1 0 1 0 इसको काटेगा, 2 0 1500, इसको 2 0 और 1 0, यहाँ से 1 0 काट रहा है भाई। देखिए 15 से 15 कट गया, यानी कितना प्रतिशत केवल बचा भाई, केवल 10% बचा मेरे दोस्त। यानी दी जाने वाली छूट प्रतिशत कितनी थी, तो 10% थी। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। कितना सिंपल और कितना आसान भाषा में हमको बताया। कोई भी दिक्कत है इस प्रश्न को हल करने में, बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। तो साथ ही आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे मेरे दोस्त। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 39। यदि 120 किसी संख्या का 20% है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। भाई 120 किसी संख्या का 20% है, किसी संख्या को, हमें तो संख्या मालूम नहीं है, तो हम भाई किसी संख्या को x मान लेते हैं। तो साथी हम किसी संख्या को x मान लेते हैं। तो देखिए यदि 120 किसी संख्या का 20%, यानी किसी संख्या का, यानी x का 20%, का मतलब क्या होता है सर जी, गुणा होता है। 20% यानी 20/100 हो जाएगा। जब 20% दिया है तो प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग कर दिया जाता है। तो कितना दिया है, 120 दिया है। अब हम इस x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद इसी का 120% निकालेंगे। भाई देखिए प्रश्न को समझिए आप लोग। जैसे देखिए यदि 120 किसी संख्या का 20% दिया है, तो उस संख्या का, यानी पहले हम लोग किसी संख्या के निकालेंगे, फिर जो इस संख्या का वैल्यू निकालेंगे तो उसी संख्या का 120% निकालेंगे। चलिए पहले इसको हल करते भाई। देखिए अब देखिए आपको समझना है। जैसे साथी तो आप देखिए जब इस इक्वल के बराबर कोई भी नंबर दिया रहता है तो हमेशा याद रखिए ऊपर से ऊपर भाग होता है, ना कि नीचे से आप काट देंगे, गलत हो जाएगा उस टाइम। तो देखिए 20 का जब आप लोग 120 में भाग देंगे तो कितना होगा भाई, 6 बार में जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई 100 का 6 में होगा, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी भाई, 600 आएगी। यानी भाई किसी संख्या का हमने तो 600 निकाल लिया है, अब 600 का आपको 120% भी निकालना है। समझे दोस्त।
हमेशा याद रखें, जब भी मान के चलिए 4/5 ऐसे दिया है और बराबर यहाँ पे साथ ही 32 दिया है, तो हमेशा मान के चलिए इसमें मल्टीप्लाई होता है। आप डायरेक्ट इसको काट नहीं सकते, गलत हो जाएगा, ऊपर ऊपर का काटेंगे। 4 का 32 में भाग देंगे तो भाई 8, और इस 5 का मल्टीप्लाई अब 8 में करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमें देखिए, पहले तो हमने देखिए किसी संख्या का 120% निकला है, जो कि बराबर में 120 दे रखा है प्रश्न में। तो यदि 120 किसी संख्या का 20% दिया है, तो किसी संख्या का हमने x माना है, तो x का देखिए किसी संख्या का यहाँ पे दिया है, तो का मतलब पता है गुणा, तो 20/100, क्योंकि प्रतिशत को हटाना था तो हमने 100 से भाग किया, तो 100 बराबर 20 दिया। तो 20 का देखिए 120 में भाग दिया तो 6, और इस 20 का 100 का मल्टीप्लाई, नीचे 100 है तो 100 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो भाई 600 हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से हमारा 600 निकला है, अब हम 120% निकालेंगे इसका। जैसे x की वैल्यू 600 निकला था, तो देखिए उस संख्या यानी उस संख्या हमने निकाला है, तो 600 का 120%, तो भाई बटे में 100 हो जाएगा। अब इसको हल कर दिया जाए, 1 0 1 0 1 0 इसको काटेगा, यानी 60 × 12, 60 × 12 कितना हो जाएगा, 12 × 72, 1 0 बढ़ जाएगा, यानी 720 हो जाएगा। तो भाई यदि 120 किसी संख्या का 20% है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, तो 720 होगा। तो डी ऑप्शन इस वाला क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो ऐसे ये प्रश्न सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 40, औसत ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग औसत ज्ञात कीजिए। औसत कैसे निकला जाता है, पदों का योगफल बटे में पदों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योगफल, पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे में पदों की संख्या। ऐसे ही आप लोग औसत निकालते हैं, पदों की संख्या। तो भाई पदों का योगफल पहले निकालिए, 37 + 42 + 14 + 19 + 18, पदों की संख्या कितनी है भाई, 5 होंगे। देखिए 1 2 3 4 5, तो पदों की संख्या कितनी है, 5। अब साथ ही ऊपर वाला को जोड़िए, जितना आ रहा है उसे 5 से भाग कर दिया जाए। जैसे देखिए 37 42 कितना होगा, तो 37 में 2 जोड़ देंगे 39, 39 और 40 कितना, 79, 79 और 14 93, 93 और 19 कितना हो जाएगा, 93 19 आपका हो जाएगा दोस्त। 93 यहाँ 7 दे देंगे 100, 112, 93 19 112 और 18 130, तो साथ ही 130 और बटे में 5। अब 5 का भाग 130 में देंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 5 6 30, यानी 26 आ रहा है क्या। जब हम 130 में 5 का भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 26 आएगा, यानी इस सवाल का राइट आंसर 26 आएगा। तो 40 का यहाँ से ये ऑप्शन आप सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल क्या करना है, सभी को जोड़ना है, जितना संख्या दी गई उससे भाग दे देना है। तो एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि आप बताइए हमें कि 10 15 5 10 15 5 + 10 का औसत कितना होगा। कमेंट करके सवाल का राइट आंसर बताइए आप सभी दोस्त। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41, 4 15 5 का चौथा अनुपाती क्या है। भाई साहब 4 15 5 का अनुपातिक चौथा अनुपातिक, यानी चौथा अनुपातिक हम x मान लेते हैं। यही होता है भाई, करने का तरीका यही है। जैसे 4 15 5 का चौथा अनुपातिक यानी अनुपात दिया है, देखिए 4:15, यहाँ पे डबल अनुपात आपको लगाना अनिवार्य है, और चौथा अनुपात हमने x मान लिया। अब कैसे मल्टीप्लाई होता है भाई, बीच का दोनों मल्टीप्लाई होता है और लास्ट में मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट और लास्ट, यानी 4x हो जाएगा। इधर से 15 × 5 = 75 हो जाएगा भाई, 15 × 5 = 75। x की वैल्यू जब इधर निकालेंगे तो ये 4 कहाँ जाएगा भाई, x के बटे में चला जाएगा, यानी 75/4 आ जाएगा। 75/4 देखिए बी ऑप्शन कटेगा नहीं भाई, पॉइंट में रहता तो हम लोग पॉइंट में आंसर ला देते, लेकिन है नहीं, तो इसलिए 41 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो यहीं पर यदि एक और सवाल पूछता कि मान के चलिए आपसे पूछ देता कि 3 10 7 का चौथा अनुपातिक, तो x मानते, फिर देखिए 3 का मल्टीप्लाई x में होता है, ये फॉर्मूला होता है, फिर 10 का मल्टीप्लाई 7 में होता है, 10 7 70। अब जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 70/3 हो जाएगा, तो यहाँ से 70/3 हो जाएगा। ओके दोस्त, यदि यही पर सवाल पूछता कि मान के चलिए 3 दिया है, उसके बाद 10 दिया है, उसके बाद 9 दिया है, आपसे पूछ देता कि दूसरा अनुपातिक क्या होगा,
तो आप इस बार क्या करते भाई 3x दूसर का अनुपात मानते, फिर उसके बाद 15:5 यहाँ बीच में डबल रहेगा। तो साथी देखिए इस बार 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना होगा भाई 15 होगा, और x का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15x हो जाएगा। अब साथी x की वैल्यू 15/15 हो जाएगा। ओके दोस्त, ऐसे ये प्रश्न आप लोग लगातार हल करेंगे। चलिए दोस्त, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। 20 का 120% कितना होगा? सिंपल सवाल है भाई, ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में रहने वाले हैं। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो इस पे कि हम सवाल आपको करा दे रहे हैं, जैसे हम आपसे पूछ दे कि भाई 5 का 20% कितना होगा, तो आप कैसे हल करेंगे भाई? 5 का मतलब गुणा 20% है तो बटे में 100। तो देखिए 20 पंजे 100 यानी 1/5, और 5 का 5 से कट जाए यानी 1 आएगा। तो भाई 5 का 20% कितना होगा? 1 आएगा। तो इसी तरह आपको ये सवाल 20 का 120% कितना होगा हल करके हमें इस सवाल का राइट आंसर कमेंट करना है। तो साथ ही फाइनली ये 42 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से? चलिए बताइए अपना अपना स्कोर, क्या आप लोगों ने कितना स्कोर किए हैं इस सेशन से? तो साथ ही उम्मीद करूंगा ये सेशन बहुत हेल्पफुल होगा और आपने हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। बताइए दोस्त आप सभी कितना स्कोर आज की सेशन से? तो साथ ही आप अभी तक आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म को जल्द से जल्द जाके फॉर्म को अप्लाई कीजिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से रखेंगे, क्योंकि 1 से 1.5 महीने में इसका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा और आपको साथ ही फिजिकल पे बुला लिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। यदि आपका उसमें नाम है तो समझिए इस बार आपके वजन पे वर्दी हो जाएगी। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आने वाला है दोस्त। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।